नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपके साथ बिटकॉइन क्या है और उसको क्यों बनाया गया था उस बारे में चर्चा करने वाला हूं। पर सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल थिंक फिनटेक पे स्वागत करता हूं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं एक आम आदमी की भाषा में, ताकि हर एक व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी और उसकी समझ को पहुंचाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता लगे कि आपके एक मित्र ने वो सारा का सारा पैसा गैम्बलिंग में गवा दिया है, जुए में गवा दिया है, जो आपने उसको एक भरोसे पर दिया था और आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपको महसूस होगा कि आपके साथ धोखा किया गया है, आपको चीट किया गया है, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। और ठीक इसी वजह से कुछ ऐसे ही रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन की शुरुआत की गई। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है, हम इसके बारे में आगे जरूर समझेंगे, परंतु सबसे पहले बिटकॉइन को समझने के लिए हमारे को मनी के इतिहास को समझना होगा कि आखिर पैसे का इवैल्यूएशन, पैसे का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। पैसा है क्या? अगर हम ध्यान से समझे तो पैसा और कुछ नहीं है, एक वैल्यू है, एक ट्रस्ट है, जो हम एक दूसरे पे कर कर सामने वाले को अपना सामान या गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। पुराने ज़माने से बहुत सी चीज़ों को मनी या करेंसी के फॉर्म में यूज़ किया गया है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे दी जाती थी। एक व्यक्ति गेहूं के बदले चावल ले आता था, दूध के बदले घी ले आता था। ऐसे हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का आदान प्रदान किया करते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदली, हम लोगों ने गोल्ड का, मेटल कॉइन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मगर अगर हम ध्यान से समझें तो हमने पहले के ज़माने से लेके अभी तक एक बड़ा बदलाव किया है पैसे की समझ के अंदर। पहले हम चीज़ों पे भरोसा किया करते थे, यानी कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी या एक फिजिकल प्रोडक्ट को वैल्यू के रूप में देखा जाता था। मगर आज हमने ऐसा करना छोड़ दिया है और उसकी जगह ले ली है कागज़ ने, या दूसरी बोलूँ तो फिएट करेंसी ने, या दूसरा बोलूँ तो हमने किसी के वायदे पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो फिएट करेंसी है क्या? एक कागज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने मोहर लगा कर दी हुई है कि इस पैसे की वैल्यू है। यानी कि हमने प्रोडक्ट से लोगों पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, हमने गवर्नमेंट के भरोसे पे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट था। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो गोल्ड को कैरी करके लेके जाना, ये सामान को कैरी करके लेके जाना बहुत मुश्किल था। उसके मुकाबले करेंसी नोट को कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान था। गोल्ड को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता था। अगर मुझे किसी को 100 रुपये की पेमेंट गोल्ड में करनी हो तो मैं अपने गोल्ड बार को तोड़ नहीं सकता, परंतु 100 रुपये के कई टुकड़े सिक्कों के रूप में करके दिए जा सकते थे। तो ये कन्वीनियंट था, और क्योंकि सरकार के भरोसा इस पर शामिल था तो हम लोगों ने प्रोडक्ट से एक व्यक्ति पर, एक सरकार के ऊपर भरोसा करके पैसे की एक्सचेंज को हमने बदल दिया। मगर आज पैसे के साथ दो मूलभूत दिक्कतें हैं, दो मूलभूत चैलेंजेस हैं। पहला, ये सेंट्रलाइज्ड है। आज सारा का सारा पैसा सरकार के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के हाथ में है। दूसरा, ये अनलिमिटेड सप्लाई में है। कितने नोट छापे जाएंगे, कितना पैसा छापा जाएगा, कितने समय में कितने करेंसी नोट इकॉनमी के अंदर डाल दिए जाएंगे, इसका पूरा का पूरा जो फैसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जबकि जब हम प्रोडक्ट को मनी की तरह यूज़ करते थे तब ये नहीं होता था। हर एक व्यक्ति के पास उसकी चीज़ हुआ करती थी और वो जब देता था वही चीज़ मनी की तरह यूज़ हो जाती थी। परंतु आज वो चीज़ें बदल चुकी हैं। आज अगर हम बात करें, मनी डिसेंट्रलाइज हो चुका है, मनी सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए डिजिटल करेंसी पे मूव करना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। इसलिए नोट से हम लोग प्लास्टिक मनी और यूपीआई कोड पे बहुत इजीली शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले वाला सेंटर जो सिस्टम है, जो नोट का सिस्टम है, वो भी सेंट्रलाइज्ड है और इसको भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करता है। अभी सारा सारा का सारा सेंट्रलाइज सिस्टम का एक सिंगल डेटाबेस बनता है जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जिसका एक्सेस केवल सरकारी
महकमों में बैठे हुए लोगों के पास है, उनमें से भी बहुत चुनिंदा लोगों के पास है। एक आम व्यक्ति इसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें क्या डीलिंग्स हो रही हैं उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी आम व्यक्ति के साथ नहीं होती। यानी कि पैसा तो आप ही का है, आपका है, मेरा है, जो बैंकों में रखा हुआ है, बट उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमें नहीं पता। और इसी की वजह से सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर 3 बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा होते हैं। सबसे पहला, बहुत आसानी से कुछ लोगों को करप्ट करके गलत इस्तेमाल किया जा सकता है सिस्टम का, जैसा कि हमने पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी केस के अंदर देखा। बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए और उसमें नुकसान हुआ आम जनता का। ये बात जान के आपको शायद बहुत हैरानी होगी कि अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए भी हैं और एक बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो बैंक केवल 5 लाख रुपए की ही सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। 5 लाख रुपए देने के लिए ही केवल लायबल है बैंक, जबकि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे होंगे। और ये पहले तो केवल 1 लाख रुपए था, अब 5 लाख रुपए है। तो अगर बैंक अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्ट होता है तो नुकसान आम जनता का होता है। गलत डिसीजन बैंक और उसके एम्प्लॉयज लेते हैं, नुकसान आम जनता का होता है, जैसा कि हमने येस बैंक के केस में भी देखा। और ऐसे में बेल आउट करने के लिए बहुत से केसेस के अंदर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करेंसी को छाप कर इकॉनमी में डाल देती है, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डाउन हो जाती है। यानी कि सप्लाई तो बढ़ गई, चीज़ें उतनी ही हैं, तो जो करेंसी की जो वैल्यू है, जो उसकी एक परचेजिंग पावर है, वो कम हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारे को कभी भी हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जा सकता है। किसी भी टेंडर को कभी भी इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसा कि हमने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर देखा। रातों रात 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए। यानी कि मेरे घर में पैसा जो रखा हुआ है वो खत्म हो गया, वो रद्दी के कागज बन गए और मुझे लाइनों में लगकर अपने ही पैसों को वापस लेने के लिए लगना पड़ा। ये 3 सबसे बड़े चैलेंज सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ पेश आते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ सितंबर 2008 के अंदर, जब AIG इंश्योरेंस कंपनी और लेहमैन बैंक बैंकरप्ट हो गए। अरबों खरबों लोगों के जो रातों की कमाई थी, जो सारी जिंदगी की कमाई थी, वो डूब गई। एक बैंक की मिसमैनेजमेंट की वजह से, एक बैंक की करप्शन की वजह से आम जनता सड़क पर आ गई। और यही वो वक्त था जिसकी वजह से बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन वो पहली करेंसी थी जिसने ये बात बोली कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर होगा और ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की तरह ट्रांसफर होगा। जो व्यक्ति बिटकॉइन को बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि आज तक अज्ञात है, उनका नाम है संतोशी नाकामोटो। उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया जिसके जरिए उन्होंने बिटकॉइन की पूरी वर्किंग को समझाया। अब बिटकॉइन और बैंक में क्या अंतर है, इस बात को समझते हैं। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जो भी लेन देन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो पब्लिक डोमेन में होती है। कोई भी व्यक्ति जाकर ये देख सकता है एक बिटकॉइन दूसरे व्यक्ति तक कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, कितने ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यानी कि जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि बैंक्स के साथ उनका जो लेजर है, जो उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। उन्हें कोई चेक नहीं कर सकता, उन्हें आम व्यक्ति कोई देख नहीं सकता। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब एक सेंट्रल जगह पे होने की बजाय वो अलग अलग जगह पे डाटा को स्टोर किया जाता है, ताकि डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सके, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता। इसलिए किसी भी डेटा को बहुत इजीली चेंज या मैनिपुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े घोटाले और करप्शंस के केस हमारे सामने आते हैं। क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसको अलग अलग सिस्टम्स पर स्टोर किया जाता है, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन की बहुत सारी कॉपीज बनती हैं जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे सेव्ड होती हैं। तो उसको मैनिपुलेट करना या उसको हैक करना
बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद उम्मीद से भी परे है, क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स को एक साथ हैक करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसलिए आम जनता कोई भी जाकर उसको चेक कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी से उसको इवेल्युएट कर सकता है। क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए किसी भी सरकार का बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल किसी भी उसके ऊपर नहीं है, यानी कि हमारा पैसा हमारे अपने कंट्रोल में है। मेरा पैसा मेरे पास है, कोई भी उसको अपने हिसाब से मेरे से अलग नहीं कर सकता, कोई भी उसके ऊपर रूल्स एज सच नहीं बना सकता। आज ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो चुकी हैं, परंतु क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज मास मोड ऑफ एक्सचेंज का जरिया बन पाएंगी, या वो कभी फिएट करेंसीज का रूपांतरण बन पाएंगी, उनकी जगह ले पाएंगी? अभी इस बारे में बहुत लंबा सफर तय होना बाकी है। हम आगे भी आपके साथ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी, जो फिनटेक टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में बहुत यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद थिंक फिनटेक, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है फिनटेक टेक्नोलॉजीज के बारे में एक आम आदमी की भाषा में। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।